Hello, friends. I hope all are doing extremely well. अब हमारा ये जो चैप्टर है ऑडिट सैम्पलिंग, जो हम इतने दिनों से कवर करते आ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अभी तक हमने इसमें जितनी भी चीज़ें समझी पढ़ी, उसमें जिसमें भी आपको डाउट हुआ हो, कन्फ्यूजन हुआ हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, प्लीज़। ठीक है? तो अब होगा क्या, ऑडिट सैम्पलिंग अब क्योंकि ख़त्म होने वाला है टॉपिक, तो इसके बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है? ये मैं होप कर रही हूँ कि अभी तक जो डेविएशन में स्टेटमेंट, सैम्पलिंग के मेथड्स, प्रोसेस, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा क्या, बीच बीच में आपको बोरिंग लगा होगा, लेकिन फिर भी आपने समझने की कोशिश करी होगी ज़रूर। ठीक है? और अगर तब भी नहीं समझ आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। ठीक? देखिए, अब लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो किया था प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट्स का और नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशंस एंड मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है? परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स हम पहले ही बता चुके थे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और इससे पहले वाली क्लास में भी डिटेल में बताया था कि होता क्या है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। अच्छा, आज जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है वो, ठीक है, प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट। समझ आ गया होगा। उसमें बेसिकली यही है कि कभी भी अगर मिसस्टेटमेंट कोई अबनॉर्मल सी लगे तो उसे हम प्रोजेक्शन से एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि अगर अबनॉर्मल है तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा, उसमें हम कोई भी फोरकास्टिंग मेथड नहीं लगा सकते हैं, सैम्पलिंग मेथड नहीं लगा सकते हैं। और इस तरह की मिसस्टेटमेंट का जो भी इफेक्ट होगा, अगर वो अनकरेक्टेड है तो उसे फिर भी कंसिडर किया जाएगा प्रोजेक्शन में। ठीक है? तब कंसिडर किया जाएगा प्रोजेक्शन में जब इस तरह की मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट अनकरेक्टेड है। इतना देखने के बाद भी, समझने के बाद भी इफेक्ट अनकरेक्टेड है, वो सही नहीं हो पा रहा है, तभी उस पर प्रोजेक्शन होगा। ठीक? अब टेस्ट ऑफ डिटेल में ऑडिटर तभी मिसस्टेटमेंट प्रोजेक्ट करेगा जब पॉपुलेशन में सैंपल होगा और पॉपुलेशन से सैंपल निकालेगा और उसमें मिसस्टेटमेंट मिलेगी, तो वो प्रोजेक्शन करेगा। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या होगा, एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट प्रोजेक्शन डेविएशंस का ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हम सैंपल डेविएशन रेट लेके चलते हैं और वही प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट होता है। ठीक है? कोई भी डिफरेंस नहीं होता है उसमें। अब आज जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। देखिए, सैंपल हो गया, हमने सैम्पलिंग कर ली, हमने उसके हिसाब से जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने ऑब्टेन करी, एविडेंसेस ऑब्टेन करे, स्टेटमेंट्स भी मिली हमको, डेविएशंस भी मिले। अब जो रिजल्ट्स हैं उसे एनालाइज करना है। सैम्पल का जो रिज़ल्ट है, यानी कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में पेपर्स चेक हो गए आपके, अब रिज़ल्ट्स आने बाकी हैं, रिज़ल्ट्स को आप एनालाइज करेंगे। अब उसके बाद रिपोर्ट कार्ड बनेगा, क्योंकि अब ऑडिट सैम्पलिंग के रिज़ल्ट्स जब आप देखेंगे तब जाके आपका ऑडिट रिपोर्ट फाइनल होगी। तो ऑडिटर क्या करेगा, सैम्पल के रिज़ल्ट्स देखेगा, फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखेगा, ये देखेगा कि सैम्पलिंग के यूज़ से वो कंक्लूजन्स मिले जो उसे चाहिए थे। जो पॉपुलेशन टेस्ट करी ऑडिटर ने, उस हिसाब से उस पॉपुलेशन में जो भी सैम्पलिंग मेथड लगाया है, क्या उसने वही कंक्लूजन्स दिए हैं जो वो चाहता था। अब यहाँ पे भी बाइफर्केशन है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, क्योंकि हम सैम्पलिंग का रिज़ल्ट देख रहे हैं, रिज़ल्ट समझ रहे हैं। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कभी कभी क्या होता है, अगर डेविएशन रेट ज़्यादा है अनएक्सपेक्टेडली, इससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क बढ़ेगा। ठीक है? जब तक कि फर्दर ऑडिट एविडेंस हम ऑब्टेन ना कर लें इनिशियली। हमारा जो डेविएशन रेट है, मान लो सैम्पल डेविएशन रेट है, वो अगर ज़्यादा है तो उससे मिसस्टेटमेंट का रिस्क बढ़ेगा, जब तक कि हम और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ना कर लें। और टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या होता है, अगर अनएक्सपेक्टेडली मिसस्टेटमेंट ज़्यादा भी है
तो उससे ऑडिटर को क्या पता चलेगा, क्या बिलीव होगा कि जो भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं या अकाउंट्स हैं वो मटीरियली मिसस्टेटमेंट है, मटीरियली मिसस्टेटेड है वो ट्रांजैक्शंस या अकाउंट बैलेंसेस in the absence of further audit evidence that no material misstatement exists. अब ये लाइन कहना क्या चाह रही है? For test of details, an unexpectedly high misstatement amount in a sample may cause the auditor to believe that a class of transaction is materially misstated. कोई misstatement का amount अगर ज़्यादा है sample में तो उससे auditor समझ जाएगा कि transactions misstated हैं. In the absence of further audit evidence that no material misstatement exists. और अगर audit evidence नहीं है तो further audit evidence obtain नहीं हो पा रहा है तो उससे ऑडिटर अज्यूम कर लेगा कि हाँ इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नहीं होगी. ये फ़र्क है दोनों में. ठीक है. तो अब ऑडिटर क्या इवैल्यूएट करेगा? दो तरीके हैं इसमें. रिजल्ट्स देखेगा, फिर दूसरा जो भी यूज़ है ऑडिट सैम्पलिंग की, क्या उसने वही कंक्लूजन्स दिए हैं, रीजनेबल कंक्लूजन्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं. तो उसमें भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या है प्रोसेस, टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या है. फिर टेस्ट ऑफ डिटेल में जो भी हम प्रोजेक्शंस करेंगे प्लस जो भी मिसस्टेटमेंट्स अब नॉर्मल हैं वो ऑडिटर का बेस्ट एस्टिमेट होता है कि मिसस्टेटमेंट है पॉपुलेशन में. उससे ऑडिटर को रियलाइज़ होता है कि हाँ मिसस्टेटमेंट है पॉपुलेशन में. ये तो बात हुई टेस्ट ऑफ डिटेल की. ठीक है. टेस्ट ऑफ डिटेल में जो भी मिसस्टेटमेंट हम प्रोजेक्ट करेंगे प्लस कोई भी अबनॉर्मल मिसस्टेटमेंट होगी जो बहुत ही अजीब सी है, ठीक है, सिग्निफिकेंट भी है, वो ऑडिटर की बेस्ट एस्टिमेट होगी कि मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है पॉपुलेशन में. फिर जो भी प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है प्लस अबनॉर्मल मिसस्टेटमेंट है अगर वो टॉलरेबल अमाउंट को एक्सीड कर रही है तो उस केस में सैम्पल जो है रीजनेबल बेसिस नहीं देगा कंक्लूजन्स के. पॉपुलेशन जो भी टेस्ट करी होगी उसमें से कंक्लूजन सही नहीं निकलेंगे. कब सही नहीं निकलेंगे? जब हमने जो मिसस्टेटमेंट प्रोजेक्ट की है कि इतने परसेंट मिसस्टेटमेंट होगी प्लस अब नॉर्मल मिसस्टेटमेंट देख ली वो एक्सीड करिए टॉलरेबल लिमिट को. टॉलरेबल लिमिट इस मान लो 60%. प्रोजेक्टेड प्लस अब अनोमलस मिसस्टेटमेंट जो है वो 80% निकल के आ रही है तो उस केस में कंक्लूजन्स गलत आएंगे. The closer the projected misstatement plus anomalous misstatement is to tolerable, the more likely actual misstatement in the population may exceed tolerable. ठीक है. प्रोजेक्टेड और एनोमलस अगर टॉलरेबल से बहुत नज़दीक हैं, नियर हैं, क्लोज हैं, ज़्यादा हैं तो उस केस में एक्चुअल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होगी टॉलरेबल लिमिट से और कंक्लूजन सही नहीं निकलेंगे सैम्पल से. और दूसरी चीज़ ये कि अगर प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है. कैसी एक्सपेक्टेशंस? कि भैया मिसस्टेटमेंट जो है उससे सैम्पल साइज़ पता चलेगा. तो उस केस में ऑडिटर क्या कंक्लूजन देगा कि यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क है. कैसा रिस्क है? जो एक्चुअल मिसस्टेटमेंट है वो टॉलरेबल लिमिट से ज़्यादा है. तो ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन से अगर मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है और वहाँ पे सैम्पलिंग रिस्क भी होगा तो क्या कंक्लूजन निकलेगा कि एक्चुअल में जो एरर है, गलती है, वो टॉलरेबल लिमिट से ज़्यादा है. बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स को देखते हुए ऑडिटर अपने पर्टिकुलर पॉपुलेशन में रिस्क देखेगा कि वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से ज़्यादा है या नहीं है. अगर एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन कर रहा है तो उस केस में रिस्क कम किया जा सकता है. ठीक. लेकिन अगर ऑडिटर कंक्लूड ये कर रहा है कि सैम्पलिंग से हमें पूरे कंक्लूजन्स नहीं मिले हैं जो पॉपुलेशन हमने टेस्ट की है तो उस केस में ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है. उसके पास पूरा राइट होता है. क्या रिक्वेस्ट क्या करेगा कि भैया नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करो ताकि हमें पूरा पूरा एश्योरेंस मिले. दूसरा मिसस्टेटमेंट्स को एनालाइज करो. भाई हमें ये गलतियाँ मिली हैं, ऑब्जर्वेशंस हमने नोट करी हैं, आपकी कंपनी में ये प्रॉब्लम्स हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं,
इन्हें आप फर्दर चेक करवाइए और रेक्टिफाई कराइए। ठीक। अब जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑडिटर सैम्पल साइज बढ़ा सकता है या ऑल्टरनेटिव कंट्रोल कर सकता है या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स चेंज कर सकता है। ठीक। अब यहाँ पे देखो एक अलग से हेडिंग दी हुई है। स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, पूरे पॉपुलेशन को सब पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है। और उसमें बेसिकली क्या होता है, हर एक सब पॉपुलेशन एक ग्रुप होता है सैम्पलिंग यूनिट्स का जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और क्या डेफिनेशंस दी हैं? टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मतलब ऑडिटर एक अमाउंट सेट करता है और उस अमाउंट के तहत ऑडिटर ये एक्सपेक्ट करता है कि हमें इस अमाउंट से ही जब ये अमाउंट अचीव हो जाएगा एक कंपनी में ऑडिट करते टाइम सैम्पलिंग के बेसिस पे, तो हमें रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस अटेन हो जाएगा, हमें ट्रस्ट ऑब्टेन हो जाएगा, हमें सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन हो जाएगा। और वो मॉनेटरी अमाउंट एक्चुअल मिसस्टेटमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वो मॉनेटरी अमाउंट एक ऑडिटर सेट करता है ताकि उसको पूरी तरह से अश्योरेंस मिल पाए। अश्योरेंस किस चीज़ का मिले कि यहाँ पे मिसस्टेटमेंट्स जो हैं वो विद इन द लिमिट्स हैं, विद इन द टॉलरेबल लिमिट्स हैं। अब टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या होता है? रेट ऑफ डेविएशन जो कि इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स से पता चलता है, जो कि इंटरनल कंट्रोल ऑडिट करने के बाद ऑडिटर सेट करता है और उस हिसाब से वो अश्योरेंस का लेवल ऑब्टेन कर लेता है। किस चीज़ का अश्योरेंस? कि जो भी रेट ऑफ डेविएशन ऑडिटर ने सेट किया है वो एक्चुअल रेट से ज़्यादा नहीं है। ठीक है। ये मतलब है टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन का, यानी कि जो भी डेविएशन एक्चुअल में हो रहा है उसका रेट निकालो, रेट के हिसाब से देखो कि एक्चुअल में कितना है, टॉलरेबल कितना है। तो हमारे जितने भी मिसस्टेटमेंट्स हों, डेविएशंस हों, गलतियाँ हों, एक पॉपुलेशन में जब हम सैम्पलिंग करके ऑडिट कर रहे हैं तो वो टॉलरेबल लिमिट को एक्सीड ना करे। टॉलरेबल रेट मतलब जितना सह सकते हैं, जितना डेविएशन अलाउड है, इतना परसेंटेज अलाउड है। तो वो ऑडिटर कैसे सेट करता है? इंटरनल कंट्रोल के प्रोसेसेस देखने के बाद। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंटरनल कंट्रोल, फिर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेना, किस तरह की ऑपरेटिंग साइकिल है, कैसे प्रोसेसेस कैरी आउट हो रहे हैं, उसके बाद ही ऑडिटर ये सारे रेट्स या टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट सेट कर पाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ समरी दी हुई है, आप इसके क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है। यहाँ पे एक तो करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, द मेथड विच इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स ऑफ आइटम इज़ नोन एज ब्लॉक सैम्पलिंग। तो बताइए ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन को डिवाइड करना, इस मेथड को बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। ब्लॉक में हम ब्लॉक सिलेक्ट करते हैं आइटम्स का। ठीक है। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस हैं, प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। जैसे इसमें दिया है सैम्पलिंग का मीनिंग बताइए, मेथड्स बताइए एंड ऐसे 530 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करिए। ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड येस, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वील बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। और ज़रूर से रिवाइज़ करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।